नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। डोनाल्ड ट्रंप तो खैर आजकल चर्चा में है ही, सुर्खियों में है और पूरी दुनिया में उन्हीं की चर्चा है। आज मैं कनाडा के एक मंत्री का बयान देख रहा था, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर टिप्पणी की है कि भारत से पंगा लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, रणनीतिक गलती कर दी है। तो अलग-अलग जगहों से टिप्पणियां आनी शुरू हो गई है। हमारे देश में तो खैर लगातार ट्रंप पर, खास तौर से सोशल मीडिया और दूसरे जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, उसमें लगातार बातें कही जा रही हैं। लेकिन अगर कोई नहीं बोला है और संसद में भी बोला है तो बहुत संभल कर और संभाल कर, वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मेरे विचार से अगर किसी को कूटनीति सीखनी है तो इस समय सबसे अच्छे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय नरेंद्र मोदी ही हैं। दूसरे एक व्यक्ति की चर्चा हो रही है देश के भीतर। वो लगातार, मतलब वो जैसे पिच पर पहुंच जाए और आंख मूंद करके हर गेंद पर जो है चौका छक्का उड़ाने की कोशिश कर रहा है और बार-बार कैच भी होता है, कि बार-बार आउट भी हो रहा है और फिर भी पिच छोड़ने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी राहुल गांधी की यहाँ चर्चा हो रही है। और एक प्रोग्राम में भाऊ तोरसेकर ने, शायद जयपुर डायलॉग पर हम थे, मैं, भाऊ और संजय दीक्षित, और उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये इंटरनेशनल संजय राउत हैं। तो मैं आज ये सोच रहा था कि इन तीनों में समानता क्या है। और संयोग देखिए कि भाऊ तोरसेकर जी जुड़ रहे हैं मुझसे, तो क्यों ना ये सवाल उन्हीं से पूछा जाए। क्योंकि संजय राउत ने तो एक पार्टी खत्म करने का काम किया है, राहुल गांधी ने भी एक पार्टी का लगभग सत्यानाश कर ही दिया है, थोड़ी सी कसर बची है। और डोनाल्ड ट्रंप भी तो यही कर रहे हैं। अमेरिका की एक इज्जत हुआ करती थी, एक साख हुआ करती थी, लोग एक सम्मान का भाव तो रखते ही थे। लेकिन इधर अगर देखें, जब से ये दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, तो अमेरिका की जो कुल मिलाकर के विदेश नीति, अर्थनीति, रक्षा नीति, सबको एक तरीके से वो मसल पावर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सामने वाले को कुचल दे रहे हैं। एक अहंकार का भाव आ गया है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के उनके कार्यकाल में दुर्दिन शुरू हो गए। भाव से जुड़ लेते हैं और फिर उन्हीं से जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, वही अपने अंदाज में बताएंगे। भाऊ, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, मैंने 3 नाम लिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, राहुल गांधी, संजय राउत। तीनों को ही ये श्रेय तो जाएगा कि विध्वंस में लगे हुए हैं, अपने ही विध्वंस में लगे। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि अमेरिका के हित साधक बन करके कहीं ना कहीं अमेरिका को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और राहुल गांधी का तो हम देख ही रहे हैं, संजय राउत तो ऑलरेडी बेड़ा गर्क कर चुके हैं। जी। हाँ, वो तो होता है। देखो, मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे तो देवानंद चॉकलेट हीरो माने जाते थे। तो देवानंद को इंडिया का या हिंदी फिल्म का ग्रेगरी के पेग बोला जाता था। तो ग्रेगरी पेग हॉलीवुड के, यार, दुनिया के माने जाने वाले अंग्रेजी एक्टर थे। तो अगर वहां उस वक्त तो हिंदी दुनिया भर फैली नहीं थी, तो ने देवानंद को बड़ा बोलना है क्या, तो ये इंडिया के या हिंदी फिल्म के ये है ग्रेगरी के पे। तो ये होता है। वैसे ही हमारे उस वक्त हॉलीवुड के डैनी के नाम के कोई बड़े कॉमेडियन थे। तो हमारे मराठी में राजा गोसावी बड़े अच्छे कॉमेडियन थे, मराठी स्टेज और फिल्म के। तो उनको मराठी के डैनी के ऐसा बोला जाता था। तो ये कभी वहां कोई बोला नहीं कि ये
अमेरिका का डैनी के है राजा, अमेरिका का राजा गोसावी है या अमेरिका का देवानंद है, ऐसा उनको कोई बोला नहीं था। लेकिन अब कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है कि दुनिया के इस कोने में कुछ होता है तो दूसरे कोने में इमीडिएट पहुंच जाता है, तो इसलिए ये तुलना अपने आप हो शुरू हो जाती। तो मैंने मजाक मजाक में उस दिन बोला था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ट्रम्प इतना सीरियसली उठा लेंगे। ट्रम्प सीरियसली ये उठा लेंगे ये मुझे लगा नहीं था। लेकिन होते देखो रोज सुबह ये चैनल वाले कैमरा वाले आकर बैठ जाते हैं भंडूप में संजय राउत के घर में, और वो रोज कुछ बकवास कर देता है, ये बकवास का बयान देता है और वो उधर टैरिफ लगाता है। तो असलियत में हो गया, कभी कभी हम भी बोलते बोलते बोल जाते हैं लेकिन वो इतना सच निकलेगा, ये मैं भी चकित हुई क्या हो गया है। तो इसका कारण भी ये समझना चाहिए कि मैं अमेरिका का अध्यक्ष हूं, सब ताकत मेरे हाथ में है और मैं अकेली सुपर पावर हूं, इसकी जो नशा होती है तो मैं किसको भी झुका सकता हूं, ये लगना स्वाभाविक है। किसी फिल्म की एक बात है ना, वो बोलता है यार कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, तो वो साइकोलॉजी हो जाती है। तो मैं इसको डराऊंगा उसको डराऊंगा और 2-3 लोग डर गए तो अपने आप में इनको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो राहुल गांधी हो तो हम अगर देखें तरीके से समझने की कोशिश करें, जो संजय राउत मराठी मीडिया में है वो राहुल गांधी नेशनल मीडिया में है, और वही ट्रम्प वर्ल्ड वाइड मीडिया में है। यानी तीनों अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल का पगलापन कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन चर्चा होती है तो उनको चर्चा में रहना है। चर्चा। अब और एक बात देखो, राहुल गांधी अचानक से पैराशूट होकर कांग्रेस पार्टी में आए, डायरेक्ट नेता हुए, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अध्यक्ष बने, लीडर ऑफ अपोजिशन बने, प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट बने, डायरेक्टली हो गए। उन्होंने पार्टी के लिए कुछ किया नहीं। संजय राउत ने भी कुछ भी नहीं किया, वो सामना में आए और सामना से आकर शिवसेना के मुखपत्र में लिखते लिखते शिवसेना का नेता बन गए, लेकिन शिवसेना बनाने के लिए उनका योगदान कुछ भी नहीं। तो रिपब्लिकन पार्टी जो है अमेरिका की, वो बनाने में ट्रम्प का भी योगदान कुछ भी नहीं है। अगर इसके बाद 20-25 साल के लिए रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका की पॉलिटिक्स से खत्म हो जाए तो इनको क्या लेना देना है, वो अपना बिजनेस करने निकल जाएंगे। तो इसलिए जो कुछ ट्रम्प कर रहे, उन्होंने चुनाव में बोला था कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वगैरह वगैरह, तो वो उनको लगता है कि ये दादागिरी करूंगा तो हो जाएगा। लेकिन ये भूलते हैं कि आपके सामने भी कोई होता है, कोई वर्ल्ड कप की मैच होती है, किसी भी फुटबॉल की हो, आपके सामने कौन सी टीम हर राउंड में आने वाली है, इसका तो गणित आपके सामने नहीं है। बिल्कुल। 15, 16, 20 मैचेस होते हैं, उसमें शुरू में क्या होने वाला है आपको मालूम है, लेकिन जब उसमें से आप आउट हो जाते हो और नेक्स्ट स्टेप होती जाती है तो आने वाला कौन है आपको पता नहीं होता। और इसलिए जाऊंगा तो कप लेकर आऊंगा, इस ढंग की जो सोच होती है वो अपने हार की तैयारी करती है। और वही राहुल गांधी का हो गया, वही संजय राउत का हो गया। 25 साल बीजेपी सत्ता में आने का सपना तक ना देखे, ये बोल रहे थे 2022 में, और उसी साल निपट गए, उसी साल निपट गए। 2 साल बाद जो चुनाव आ गए उसमें भी निपट गए। अब चुनाव चिन्ह के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीढ़ियां चढ़ रहे, कल परसों की बात थी ना सुप्रीम कोर्ट। तो ये होता रहता है जब आप अपनी औकात से बाहर हो जाते हो। कभी भी एक बात होती है आपको समझना चाहिए, आप जब बड़े नाजुक सिचुएशन से जाते हो तो कहां बैलेंस निकल जाएगा ये समझकर हम 6-5 इंच 1-2 फीट पीछे होकर ही चलते हैं। अगर ये बोले कि मैं तो एक बार हवा में रखूं तो भी चल सकता हूं, तो गिर जाओगे, गिर जाते हैं। अब देखिए ट्रम्प की गलती कहां हुई है।
जी जी। ट्रम्प की गलती वहां हुई है, वो तो बार बार बोलते रहे कि मोदी माय फ्रेंड, मोदी माय फ्रेंड, वगैरह वगैरह। लेकिन मोदी, मैं बार बार बोलता हूं, मोदी गुजराती भी है, सिर्फ इंडियन और प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और गुजराती जहां भी जाता है अपना दुकान बना ही लेता है, बना ही लेता है। तो अगर मोदी आपके साथ आ गया तो अपना नुकसान तो नहीं करेगा, फायदा करे ना करे। लेकिन मोदी गुजराती है, और जो जबकि वो गुजराती है तो अपना या अपने देश का, अपने सरकार का कोई नुकसान नहीं करेगा, और यही लेवल पर डील करेगा। या जो मैंने आपको वो जो व्यंग था, पैरोडी भेजी है, जी जी। टैरिफ लगाऊ किस पर, तो इनकी हालत ये, किस पे रोज उठकर टैरिफ लगा रखा है। इसके पहले जनवरी 2025 के पहले ये टैरिफ का मामला कभी खबरों में होता तक नहीं था। क्या बिल्कुल। उस वक्त कारोबार नहीं होते थे? अमेरिका भारत, अमेरिका रशिया, या हाँ, हम सैंक्शन सैंक्शन सुनते थे। ये टैरिफ ने आकर सैंक्शन नाम का शब्द कहाँ गायब कर दिया पता नहीं। आजकल लोग टैरिफ पर बोलते हैं, सैंक्शन पर कोई नहीं बोलता। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो आपके हाथ में अगर कोई अधिकार आता है तो अधिकार के कंधे पर एक जिम्मेदारी नाम की चीज भी बैठी होती है। तो आप अधिकार ले लोगे तो उसके साथ जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अब देखिए, इन्होंने जो कुछ खेल किया, तो उन पर जितना डिपेंडेंट चाइना था, चाइना का पूरा जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो चरमरा गया है। लेकिन भारत की इकोनॉमी जो है वो अलग है, वो पहले समझना जरूरी है। दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री है वो भारत की इकोनॉमी नहीं समझ पाते। हमारी इकोनॉमी अलग है। बिल्कुल। 70% आज भी हम ग्रामीण इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी है। और रूरल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? रूरल इकोनॉमी स्वयं पूर्ण होती है। एक जिला, आप तो मेरठ के हो, मुझे बताइए कि आप मेरठ का जो गांव है आपका, एक तहसील होगा, एक जिला होगा, उस जिले में यहाँ का माल वहां जाता है, वहां का माल, हर कोई चीज मुंबई या दिल्ली से नहीं आती। 10-12 बिल्कुल। परसेंट दिल्ली मुंबई पर आपका मेरठ भरोसा करता है। बाकी 80% इकोनॉमी मेरठ की होगी, या समझो हापुड़ की होगी, या कोई पटना की होगी, तो अपने आप चला लेते हैं। 20% इधर उधर का माल लाना पड़ता है। बाकी हमारी इकोनॉमी, अरे चावल भारत से नहीं आएगा तो क्या होगा, ये जो हालत अमेरिका की है, या पाकिस्तान से चावल आएगा, या और कहीं ब्राजील से सोयाबीन आएगा, इस पर अमेरिका की इकोनॉमी चलती, हम हमारी नहीं चलती। आपको याद होगा हमारे यहाँ वो पाम ऑयल बहुत सारा इस्तेमाल होता है। महाथिर मोहम्मद मलेशिया के थोड़ा आड़ा टेढ़ा बोल गए, हमने पूरा का पूरा पाम तेल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, रोने लगे थे, क्योंकि बिल्कुल। उनके पाम तेल पर हम डिपेंडेंट नहीं थे। क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट अगर डिपेंडेंट नहीं है तो आपकी बात क्या कर रहे हो? हमारी प्याज पर, महाराष्ट्र देखो, महाराष्ट्र में अंदाजन 35 से 40% प्याज की पैदावार होती है। देश में जितना प्याज पैदा होता है 40% के आसपास महाराष्ट्र में होता है, पूरे देश में जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बंगाल हो या पंजाब हो सिर्फ महाराष्ट्र के प्याज पर निर्भर है, नहीं। छोटा छोटा कोई ना कोई पैदा करता है, देता है। टमाटर हो वो इधर का उधर नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्वयंभू है। और अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट इतना स्वयंभू है तो राज्य भी स्वयंभू होता है और देश भी स्वयंभू होता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी 70% रूरल है। और पूरी दुनिया जब इकोनॉमी का स्टडी करती है, उस पर बात करती है, तो वो जीडीपी पर करते हैं, सेंसेक्स पर करते हैं। जिस सेंसेक्स से हमारे 70% इकोनॉमी को कोई लेना देना है ही नहीं। समझो, उसमें कल परसों शेयर बाजार डूब जाता है, ब्लड बाथ, क्या क्या हम खबरें देखते ना, हम खबरें देखते, क्या खबरें देखते कि ब्लड बाथ ऑन शेयर मार्केट, डूब गया ये शेयर, आज एकदम 2000 निफ्टी नीचे आ गया और कुछ सेंसेक्स नीचे आ गया, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये जो शॉक है,
वो शॉक हमारी ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, रूरल इकोनॉमी है, वो आराम से संभाल लेती है, क्योंकि 25-30% ये रूरल अर्बन इकोनॉमी है, और 30% अर्बन इकोनॉमी कर अगर दुनिया के अर्थशास्त्री बोले तो उसका कुछ भी परिणाम होने वाला नहीं है। इसलिए ट्रम्प जो बोल रहे हैं वो वहां के उनके जो दुनिया भर के अर्थशास्त्री है उनके आधार पर बोल रहे हैं, जिसका 30% परिणाम हो सकता है, 70% पर कुछ भी परिणाम नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाऊ। और अभी भाऊ ने जो पैरोडी का जिक्र किया था, मैं दर्शकों से साझा कर देता हूँ। भाऊ की मेल सुबह आई थी, तो भाऊ ने बहुत दिलचस्प, और मैं आपको बता दूं कि भाऊ बहुत अच्छी पैरोडी लिखते हैं। उनकी कई पैरोडी हैं, एक आध तो मेरे पास वीडियो में रिकॉर्डेड है, कभी मौका लगेगा तो साझा करूंगा। लेकिन जो आज सुबह भेजी थी, जरा उसको देख लेते हैं। ये वो पैरोडी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस कांड से मुरझा चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, किस डील से गीली आंखें, कोई राज है उसमें गहरा, टैरिफ लगाऊं किस पर, जिसने मोदी बनाया। तो आप समझ गए होंगे कि किस गाने की पैरोडी है ये। तो जी भाऊ, इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? नहीं नहीं, वो कल क्या हुआ था, रात को बिस्तर पर पड़े पड़े नींद नहीं आ रही थी, दिमाग चलता रहता है ना, तो अचानक मुझे तारीफ करूं क्या, उसकी वो गाना याद आ गया। तो जिसने तुझे आंख बनाया। लगने तक ये 4 लाइनें बन गई थी, लेकिन शुरुआत उसकी टैरिफ और तारीफ से हुई थी। तो अब देखो, चांद सा रोशन चेहरा, तो चांद और कांड शब्द समान समसमान होते हैं ना। अब उसके जी। उसके बाल भी सुनहरे, तो मैं क्या करूं, उसके बाल भी सुनहरे है ना। हाँ, और डील, डील ये शब्द आता है उसमें, तो डील से गीली आंखें, तो डील झील डील से डील बोलता है ना तारीफ, और झील से उसकी गहरी आंखें गीली आंखें। हो रही है, आंख से पानी आ रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि टैरिफ भारत पर क्या लगाएगा, मोदी पर लगाया, तो मोदी को जिसने बनाया तो भारत ने बनाया। हाँ, बिल्कुल। तो वो पैरोडी बन गई। मुझे टाइम पास के लिए क्या होता है, कभी कभी थोड़ा मौसम हल्का करने के लिए मजाक सूझना भी जरूरी होता है, तो पैरोडी बन जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाऊ। और मैं एक दर्शकों से भी और आपसे भी जरा साझा करता हूं कि कनाडा के एक मंत्री ने क्या कहा है। ये देखिए, ये हिंदुस्तान की हेडलाइन है, भारत से झगड़ा मोल लेकर यूएस ने कर दी भारी भूल, कनाडा के दिग्गज बिजनेसमैन ने ट्रंप को चेताया। ये बिजनेसमैन है, मंत्री नहीं। और इन्होंने कहा क्या है, भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ और रूसी तेल और हथियार खरीद को लेकर घोषित प्रतिबंधों पर मशहूर कारोबारी और टेस्ट बेड के चेयरमैन क्रिक लुबिमोव ने डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना की है। लुबिमोव ने इसे अमेरिका के लिए रणनीतिक तौर पर आत्मघाती नीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये कदम चीन और ब्रिक्स को कमजोर करने के अमेरिकी लक्ष्य के खिलाफ जा सकता है। और एक पोस्ट में इन्होंने लिखा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर दोहराता हूं, ट्रंप की टैरिफ नीति की सबसे बड़ी समस्या है, इसमें भू राजनीतिक रणनीति का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक स्तर पर सबसे सम्मानित और प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। अगर अमेरिका चीन के प्रभाव को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में घटाना चाहता है तो भारत सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकता है। अमेरिका खुद 50 सेंट का टूथब्रश तो नहीं बनाएगा। तो भाऊ, बड़ी पते की बात कही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही है, मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही चिढ़ गए हैं कि पाकिस्तान और इजराइल तो मुझे नॉमिनेट कर रहे हैं शांति के नोबेल के लिए, भारत नहीं कर रहा।
दूसरे भी कारण हैं। पर उन्होंने कहा कि भारत की डेड इकोनॉमी है, यानी जो अमेरिका की इस समय जीडीपी 1.5 है और भारत की 6.5 है, वो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। और हमारे यहाँ राहुल गांधी ने सोचा कि अरे क्या बात कह दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और हाथों हाथ उसको लेकर के उस पर बोले कि आई एम ग्लैड, मतलब मैं बहुत खुश हूं। यानी भारत की इकोनॉमी को कोई डेड बता दे तो राहुल गांधी को लगता है कि बहुत खुशी की बात है। अभी मैं कहीं एक प्रोग्राम देख रहा था, वो उस एंकर ने एक बढ़िया बात बता दी। उन्होंने बोला कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त की जो राहुल गांधी की प्रॉपर्टी थी, इनकम थी, पैसा था उनके पास, उसकी कीमत 10 गुना बढ़ गई है। हाँ, 1 करोड़ इसको के अगर वो आसपास। डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं तो बढ़िया है, और डेड हो जाए, मुर्दा हो जाए, सड़ जाए। अगर इसको डेड इकोनॉमी बोलोगे तो मैं बोलता हूं कि ये सिर्फ डेड ना हो, सड़ती जाए। और क्योंकि इनके हिसाब में सड़ने का मतलब होता है चढ़ना। स और च का फर्क भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। चढ़ती जा रही है इकोनॉमी। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ हम कोई पैदावार करेंगे तो वो खपत भी यहाँ होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्षमता होती है। अमेरिका कोलैप्स, चाइना कोलैप्स इसलिए हो गया कि उनका 80-90% निर्यात पर बसा था, एक्सपोर्ट पर बसा था। अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ना यूरोप ले रहा है, ना अमेरिका ले रहा है, ना ऑस्ट्रेलिया ले रहा है, तो मारे जाएंगे। हमारी हालत वो नहीं है ना, हमारी हालत वो नहीं है। हम जो बनाएंगे कम से कम 50% तो हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो समझो अगर मैन्युफैक्चरिंग में 20-25% घाटा हो जाता है, कम हो जाता है, तो भी 75% बनता है, उसमें से 50% हम कंज्यूम करेंगे, 20-25% छोटे मोटे देशों को भेज देंगे। अब हम देख रहे हैं ना, कल परसों की बात है, यूरोप ने कुछ नाटक किया तो उनको जो रिफाइंड ऑयल भेजा था वो ना बोले तो घुमाकर यूएई के पास भेजा गया। कि लेने वाले बहुत है ना। बिल्कुल। अब एक बात आप समझ लो, रशिया का जो ये निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, वो रिफाइन करने वाली बहुत सारी कंपनियां या मशीनरी नहीं है। इसमें सबसे बड़ी रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करने वाली जो मशीनरी और कंपनी है वो भारत में है। तो रशिया को भारत को बेचना ही पड़ेगा, सस्ते दाम पर भी बेचेगा, क्योंकि दूसरे के पास ये है नहीं सिस्टम। तो ये अगर हमारे पास है और उसका रिफाइन करके हम जिसको भेजेंगे वो जरूरतमंद है, ले लेगा, जरूरतमंद है, नहीं तो महंगा दूसरों से ले लो। बिल्कुल। तो ये बात, ये सब समझना पड़ता है कि भाई ये कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, क्यों आएगा, उस पर खर्चा कितना आएगा, बहुत सारी चीजें होती है। देखो ट्रम्प है ना, ट्रम्प बिजनेसमैन है, व्यापारी है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। मैन्युफैक्चरर है, उसको कच्चा माल लेना पड़ता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें मजदूरी होती है, उसकी मशीनरी होती है, उसके एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो पूरा करके उसका फिर से ट्रांसपोर्ट करना है, आने वाला ट्रांसपोर्ट है, जाने वाला ट्रांसपोर्ट है, वो सब मिलाकर उसकी कीमत बनती है। तो आपको अगर ट्रम्प जो है वो पंप वाला है, पेट्रोल पंप बेचने वाला है, वो पेट्रोल प्रोसेस तो नहीं करता ना। सही। तो ट्रम्प है वो पंप है, जो आगे कीमत बढ़ती है उतने पैसे, लेकिन प्रोडक्शन तो वो नहीं करता, रिफाइन वो नहीं करता। तो इसलिए ये जब सब प्रोसेस हिसाब में लेना है वो ट्रम्प नहीं कर सकता। इसको लगता है मैं इस पर टैरिफ लगाऊं। अब मुझे बोलिए कि बीच बीच में हमारे महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन हो जाता है कि प्याज का एक्सपोर्ट क्यों बंद किया। हमारे यहाँ प्याज पैदा करने वाले जो किसान है वो आंदोलन में उतर आते हैं ना, प्याज की कीमत भड़क जाती है। तो क्योंकि अगर एक्सपोर्ट होता है तो उसको ज्यादा कीमत मिलती है, देश के बाजार में बेचा जाता है तो कीमत कम आती है। तो लेकिन अगर ज्यादा जाए तो हमारे लोगों को नहीं मिलेगा, इसलिए सरकार उस पर रोक लगा देती है। तो रोक लगाने का मतलब क्या होता है, रोकते नहीं, आप भेज सकते हो, लेकिन जाने वाला माल जो है उस पर टैरिफ लगाते हैं हम लोग।
समझो 50 रुपए का केजी जाने वाला है, तो बोले 50 पर 100 रुपया टैरिफ लगेगा। दुबई को प्याज जा रहा है 50 रुपए केजी है, 150 रुपए उसको दुबई वालों को मिलेगा, सरकार को 100 रुपया मिलेगा। क्यों? क्योंकि महंगा होगा तो उधर जाना कम हो जाएगा, यहां बच जाएगा, जो हमें कल परसों 2 महीने के बाद खाना है। तो टैरिफ हम भी लगा सकते हैं ना। अब उसने जो टैरिफ लगाई है वो बाकी सब पर, लेकिन दवाइयों पर नहीं लगाई है। 70-75% अमेरिका में जाने वाली दवाई भारत से जाती है, उस पर टैरिफ नहीं है। तो तू टैरिफ नहीं लगाए, हम लगाएंगे। हम 200 रुपए 200% टैरिफ अगर अमेरिका जाने वाले दवाई पर लगा दे तो क्या करोगे आप? तो ये इतना आसान नहीं होता। हाँ, लेकिन एक बात होती है, अब ओंकार चौधरी का कुछ नुकसान हो, ऐसे जो दुश्मन सोचते हैं, तो थोड़ा इधर उधर भाऊ ओंकार बदल बोल गया तो वो खुश हो जाएंगे। तो उनकी खुशी जो है वो अल्प समय की होती है। जब अब देखो उस दिन ये करेंगे वो करेंगे, 1 अगस्त तक, 1 अगस्त 7 अगस्त तक किसने बढ़ाया? हमने तो बोला नहीं। ये तो पड़ोसन का महमूद हो गया, बोला आगे मत आना, बोला आगे मत आना, और ये खुद पीछे जा रहा है। और भोला को या सुनील दत्त को बोलता है तुम आगे मत आना, और बाद में बोलता है तुम आगे आएगा, आगे आएगा, ठीक है पीछे जाएगा। तो 1 अगस्त बोल रहा था, खुद ही 7 अगस्त तक टाइम बढ़ा दिया, अब बोलेगा 15 अगस्त तक बढ़ाएंगा। तो एक तरीके से उसका सिर्फ संजय राउत नहीं, उद्धव ठाकरे भी हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे नजरें गढ़ाए बैठे कि सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे के हाथ से वो धनुष्य बाण चुनाव चिन्ह वापस लेकर हमको देगा। अरे तब तक को कॉर्पोरेशन का चुनाव भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये देखो दिमाग चलाने की बात है। उद्धव राहुल गांधी के पास दिमाग की कोई बात है ही नहीं। वो सत्य हिंदी के लिए, अशोक वानखेड़े के लिए बातें करते, या आप और मेरे लिए नहीं करते। संजय राहुल गांधी जो है वो आपके जो कोई सब रहे ना, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, इनके लिए राहुल बातें करते। देखो कैसा गिड़गिड़ाया, बोलती बंद कर दी, अब सब स्लीपर निकल, कहते क्या बोलते हैं उसको, स्लीपर सेल निकल कर बाहर आ गए। तो अरे स्लीपर सेल जाने दो जहन्नम में, तुम जाके उसकी खटिया बन जाओ, तुम पर सो जाएगा। स्लीपर सेल पर क्यों सोएगा? क्यों? अशोक वानखेड़े इतना तगड़ा है, गद्दे जैसा है, जाकर हाथ पैर फैला जाए तो राहुल गांधी को किसी बेड की जरूरत नहीं होगी। तो राहुल गांधी इनके लिए बोलते हैं और ये खुश हो जाते हैं। देखो कैसे मोदी को रगड़ा, तो उससे कुछ निकलने वाला नहीं। आखिर में एक बात होती है, परिणाम इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या परिणाम होने वाला है, अगर नहीं होने वाला है, देखो एक बात है, ये डराने की, इसलिए तो आपको याद होगा उसने क्या बोला उस दिन, अरे पाकिस्तान में इतना क्या बोलते, इतना बड़ा ऑयल का ये मिला है कि भारत को पाकिस्तान से ऑयल खरीदना पड़ेगा। याद है ना 2 दिन पहले? तो पाकिस्तान में ऐसे वहां के जो अजीत अंजुम वानखेड़े है वो पर लगाकर उड़ने लगे। नहीं वो लगा भी वो आसमान से डॉलर के नोट गिरने लगे। पाकिस्तान वाले हंस रहे थे, पाकिस्तान वाले हंस रहे थे। हाँ, तो एक दिन बाद, लेकिन एक दिन के लिए तो खुश हो गए थे, एक दिन के लिए खुश हो गए थे। लेकिन मुझे याद आता है वो एंड टीवी नाम का चैनल है, उस पर एक हप्पू की उल्टन पलटन नाम का एक सीरियल चलता है। उसमें वो दारोगा हप्पू सिंह है, वो मजाकिया दिखाए, तो उसको बोलते अरे तू ये है, तू ये है, तुमने ये किया, तो वो बीच में बोलता है यार मैंने किया, मुझे ही पता नहीं है। तो पाकिस्तान में ऑयल के डंप मिले और पाकिस्तान वालों को पता नहीं है। किसको पता है? ट्रंप को पता है। हाँ। तो ये मजाक चलता रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई उनको सीरियसली लेता नहीं है। भाव ये देखो एक बात और, अभी ऑयल समझो है भी, हमारे यहाँ भी अंडमान में कुछ बड़ा डंप मिला है वगैरह बोला जाता है, ठीक है,
लेकिन वहां 20, 40, 50 जब कुएं खोदे जाते हैं, उसमें से कहीं से एक निकल आता है और पता चलता है ये कहां कहां फैला है। तो बिल्कुल। वो निकाल कर उसको बेचना वगैरह शुरू करने में कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं। तब तक तो मोदी भी नहीं रहेगा। उस दिन मैंने आपको जयपुर डायलॉग में बोला था ना, वो केचुआ बारिश में निकल के आता है और शेषनाग के बेटी के हाथ मांगने जाता है, वो जो कहानी है वैसी बात है। सब मजाक बना के रखा है इन लोगों ने। पॉलिटिक्स इतना मजाक नहीं होता, और इसलिए मोदी जी जानबूझकर उस दिन भी पार्लियामेंट में उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, क्योंकि बिल्कुल। अगर ट्रंप का नाम लेकर बोलते तो राहुल गांधी का सब्जेक्ट खत्म हो जाता। राहुल गांधी बार बार ट्रंप पर बोलते रहे, यही तो मोदी जी का पैतरा है। क्योंकि आप वो गधे जैसा बोलेगा, ये गधा जैसा चिल्लाएगा। यही तो पॉलिटिक्स का गेम होता है। और भाऊ ये जो जब कोविड काल था तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट को बुला करके उनके साथ इंटरव्यू का वो नाटक नौटंकी करते थे, और तब ये घोषणाएं कर रहे थे कि सुनामी, आर्थिक सुनामी आएगी, रोजगार छिन जाएंगे, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अभी अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, पता नहीं किस झोंक में कहा और क्या सोच करके कहा है, ये किसी को भी शोभा नहीं देता कि इस तरह की टिप्पणी करें कि रूस और भारत की इकोनॉमी डेड है। चलिए आपने कह दिया, लेकिन ये मयूर नृत्य क्यों करने लगते हैं राहुल गांधी? जब भी भारत के बारे में कोई गलत सूचना कहीं से आती है, गलत खबर आती है, कोई अटैक हो जाए, लोग मारे जाएं, कुछ भी हो जाए। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 5 जेट गिरे, तो ये मोदी जी से पूछ रहे हैं कि मोदी जी 5 जेट का सच क्या है? यानी तुरंत नृत्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या मानसिकता है इनकी? नहीं, वो सीरियसली, आप उनको सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है। वो आपको, मोदी को इरिटेट करना चाहते हैं, लेकिन ये भूलते हैं कि मोदी जी के पास बहुत ढेर सारा पेशेंस पड़ा हुआ है। अगर 24 साल से आज तक वो गुजरात के बारे में बार बार पूछने के बाद भी अगर नहीं बोलते, तो 2 हफ्ते में ट्रंप के बारे में कैसे बोलेंगे? जरा दिमाग चलाओ ना, आपका दिमाग भी चलाना चाहिए कि आप किसके पास सामने बोल रहे हो, क्या मांग रहे हो, क्या वो आदमी दे सकता है? नहीं दे सकता ना। क्योंकि जो बोलना है वही मोदी बोलेंगे, आप जितनी भी जान लगा लो वो नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात है, राहुल गांधी का क्या है, वो कल उठकर कांग्रेस का अध्यक्ष छोड़कर निकल गए, कल बोलेगे मुझे एलओपी नहीं रहना है, बस थक गया हूं, अब दूसरा किसी को एलओपी बना दो, वो गांधी नहीं चाहिए, प्रियंका नहीं चाहिए, ये भी बोलेंगे। हाँ, दूसरी बात, ये जो डेड इकोनॉमी की बात कर रहे, वो मैं उस पर सोच रहा था कल कि डेड इकोनॉमी कहाँ की है? कहाँ के? श्रीलंका की है, पाकिस्तान की है। अरे वाड्रा की इकोनॉमी डेड है, सब जब्त कर लिया गया है ना। जगह जगह जितनी कंपनी है, छापे मारे गए, जहां प्रॉपर्टीज है जब्त किए गए, बैंक के खाते क्लोज किए गए, तो इकोनॉमी डेड नहीं हुई। ट्रंप किसके बारे में बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी जो, आपको पता नहीं, वो पत्रकारों को पूछ रहे हैं कि गधो, मेरे जीजा की जो इकोनॉमी डेड हो गई तुमको पता नहीं? सबको पता है, तुमको पता नहीं, ये पत्रकारों को पूछ रहे हैं ना। तो पत्रकारों के कान पकड़ रहे हैं कि मेरे जीजा की इकोनॉमी डेड हुई है, उस पर खबरें क्यों नहीं बन रही है। ये राहुल गांधी समझाना चाहते थे। अब हम समझना नहीं चाहते, मैं इसलिए राहुल गांधी को हमेशा समझने की कोशिश करता हूं। कभी एक आध दूसरा रेफरेंस यहां वहां हो जाता है, तो उनका जो रेफरेंस है डेड इकोनॉमी का, वो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के बारे में। अब तो हालत ये हो गई है कि कुछ का कुछ बयान देते हैं। अरुण जेटली 2019 में स्वर्गवासी हो गए, कृषि कानून 2000 में आए सितंबर में, और ये कह रहे हैं कि अरुण जेटली मेरे पास आए थे मुझे धमकाने के लिए कि तुम कृषि कानूनों का विरोध करोगे
तो तुम्हारे खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। इस तरह के झूठ। नहीं नहीं, वो तो देखो उस दिन मुझे करता, ये कौन मिनिस्टर थे बिहार के, पटना से चुनकर लाए, तो उन्होंने बोला रविशंकर ना, हाँ रविशंकर प्रसाद, उन्होंने बोला ना, हमने दुनिया में पहली बार सुना 1000 साल पहले एक युवा था 6-7 साल का, अब 6-7 साल का लड़का कोई युवा होता है, ये तो बड़ा इन्वेंशन है। यानी जो बोलते हैं वो बात उनको खुद को ही पता नहीं होती राहुल गांधी को, फिर भी बोल देते हैं। तो उस पर इतनी माथापच्ची हमको करने की जरूरत नहीं, एंजॉय करना है। देखो जो सर्कस होती है उसमें जो जोकर होता है वो हमारा मनोरंजन करने के लिए आता है, तो उस पर हंसना है। अरे वो इतना गिर गया, उसको कहीं जख्म हो गई क्या, खून निकला का, ये ढूंढने कहाँ निकले आप, ये तो जोकर है। ये गिरेगा, उठेगा, फिर दौड़ेगा, हवा में साइकिल चलाएगा, तार पर साइकिल चलाएगा। जोकर है ना, उन्होंने अपने को जोकर करके ही पेश किया, तो जोकर करके उसमें एंजॉय करो, उसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वो मजाक उड़ाते और अपनी मजाक उड़े इसलिए भी कोशिश में रहते। और ऐसी बातें, मैं अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने थे, वो बड़े हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ वहां की बातें करके खलबली पैदा कर देते थे, और 1.5 साल में उनका कार्यकाल खत्म करना पड़ा इंदिरा जी को। तो बाद में 15 साल बाद की बात है, 15-12 साल बाद एक पत्रकारों का सम्मेलन था, तो पत्रकार संघ के लोग उनको इनवाइट करने गए थे, भाई आ जाओ आप। तो मुरझाए हुए चेहरे से उन्होंने उन पत्रकारों को पूछा, मेरा मजाक उड़ाने के लिए तो नहीं बुला रहे हो? यानी वो खुद मजाक का सिंबल बन गए थे। तो राहुल गांधी जो 2013 में पप्पू बने हैं, वहां से आज भी पप्पू है। वो जितना पप्पू नाम झिड़कने की कोशिश करते हैं उतना वो और चिपक जाता है। और जो अपने ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि जिसका अभ्यास पूरा नहीं हुआ है, वो बच्चा अगर टीचर को इम्प्रेस करने के लिए कुछ बोल देता है, बिल्कुल राहुल गांधी वैसा ही है। उनका सब परफॉर्मेंस देखो, उनका सब परफॉर्मेंस देखो आप। मुझे तो वो अभी तक कपिल शर्मा इनको क्यों नहीं बुला रहा है, इसका आश्चर्य होता है। कपिल शर्मा के प्रोग्राम में सबसे हिट एपिसोड राहुल गांधी आएंगे तो होगा। वो कोई कृष्णा नाम का है, फिर कोई और है ना, वो जो करते हैं सब, वो भी शर्मा जाएंगे राहुल गांधी के सामने। मैं भाऊ इनके एक बयान पर और आपसे चर्चा करूंगा, उसके बाद प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि साहब इकोनॉमी डेड, तो इन्होंने वो डेड शब्द पकड़ लिया है। कल इनका बयान आया कि हमारे यहाँ इलेक्शन सिस्टम डेड हो गया है, मर गया। बिल्कुल सही है। और मतलब इस तरह की वेग टिप्पणी कर देना, एक हमारे चुनाव इलेक्शन कमीशन की एक अपनी एक साख पूरी दुनिया में रही है। और मैं रिसर्च कर रहा था कि ईवीएम से पहला चुनाव कब हुआ। 1982 जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, एक सीट के लिए किया गया था केरल की, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। फिर 99 में कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, कुछ लोकसभा क्षेत्रों में फिर परीक्षण हुआ, वो सफल रहा। और 2004 में पहली बार पूरे देश में ईवीएम से मतदान हुआ। फिर 2009 में हुआ, और इन दोनों ही चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2004 और 2009 में ईवीएम खराब नहीं थी। हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, तेलंगाना में जब इनकी सरकारें बनती हैं, ईवीएम ठीक रहती है। इनकी बहन जी चुन करके आती हैं वायनाड से, ईवीएम ठीक। ये रायबरेली से चुन के आते हैं, ईवीएम ठीक।
जैसे ही चुनाव हारते हैं, ईवीएम में तमाम तरह की खराबी, और चुनाव आयोग पर तरह तरह के ब्लेम गेम। मैं ये देख रहा था भाऊ कि कौन कौन से राज्यों में कब से कांग्रेस की सरकारें नहीं बनी है। तब तक ये ईवीएम वगैरह तो थे ही नहीं। बिहार में 1990 के बाद इनकी सरकार नहीं बनी, उत्तर प्रदेश में 89 के बाद इनकी सरकार नहीं बनी, गुजरात में 95 के बाद इनकी सरकार नहीं बनी, मध्य प्रदेश में 2013 से 18 तक बीजेपी की सरकार रही, 18 में कुछ महीनों के लिए इनकी आई, वो भी गई। महाराष्ट्र में 2014 के बाद इनकी वापसी नहीं हुई, दिल्ली में 2013 के बाद इनकी वापसी नहीं हुई, झारखंड में तो कभी इनका मुख्यमंत्री बना ही नहीं, उड़ीसा में सन 2000 के बाद इनकी सरकार नहीं बनी, पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद इनकी सरकार नहीं बनी, और तमिलनाडु में 1967 से इनकी सरकार नहीं बनी। क्या तब भी ईवीएम थी? नहीं, ईवीएम की बात नहीं, इसको ब्रेन डेड बोलते हैं। ब्रेन डेड जो होता है तो सांस चलती रहती है लेकिन दिमाग काम नहीं करता। तो जो ब्रेन डेड है वो दिमाग अगर चलता नहीं है तो शरीर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये जो अवस्था है वो है, वो राहुल की भी है, कांग्रेस की भी है। कांग्रेस का ब्रेन डेड हुआ है, कोई कांग्रेस वाला सोच नहीं सकता। अगर सोचेगा तो उसको वायरस करके बाहर निकाल लेंगे। मनीष तिवारी है, शशि थरूर है, उनको चुप बिठाएगा क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। दिमाग का इस्तेमाल करना ही गुनाह है ना। अब ये बच्ची जो थी हमारे सुशील कुमार शिंदे की बेटी, वो क्या बोल रही है? तमाशा है। जिसका बाप जब हमला हुआ तब ये फटती थी, बोला कश्मीर में जाने में मेरी फटती थी, ये शब्द सुशील कुमार शिंदे के हैं। और होम और वो मिनिस्टर मुंह रहते उठाकर बोल रही है कि सिंदूर का तमाशा किया गया। तो ये जो जो दिमाग का इस्तेमाल करे उसको कांग्रेस में स्थान नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसका मतलब है कि हमारे यहाँ हर कुछ डेड है, इसका मतलब ब्रेन डेड है। उनका ब्रेन डेड है, इसलिए पार्टी का ब्रेन डेड है। तो उसको हर जगह वही दिखाई देगा ना। तो ये, और ये बोलेंगे तो हम इरिटेट हो गए। मोदी इरिटेट नहीं होते ना। मोदी अब देखो क्या है, अमित शाह ने बोला क्यों नहीं लिया वापस पीओके। अरे बोले पहले दिया क्यों हो तो बोलो। जब कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में गया तो हमने तो नहीं दिया। और जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर है वो वॉर नहीं है, जंग नहीं है। उनको सबक सिखाने के लिए एक ऑपरेशन किया है। तो अगर वो दुबले हो गए, अधमरे हो गए तो काम खत्म हो गया। जो करना था अचीव वो कर लिया। आपको क्या चाहिए वो मोदी क्यों करेगा? पीओके क्यों नहीं लिया? अरे तू लेना है तो तू ले ले, मेजोरिटी बनाओ, सरकार बनाओ, ले लो पीओके, किसने रोका है? यानी चुनाव मोदी जी जीतेंगे, उनको हराने की ये कोशिश करेंगे, लेकिन पीओके लेना है, राहुल गांधी का एजेंडा है, वो भी मोदी ने पूरा करना चाहिए। कितना मोदी पर भरोसा है देखो। राहुल गांधी मोदी पर कितना भरोसा करते हैं कि अगर पीओके वापस लेना है तो मोदी की सरकार होगी तभी पॉसिबल है। तो ये बचपना चल रहा है। और कांग्रेस क्या बोलते हैं उसको, कांग्रेस अभी दिमाग चलाना ही कांग्रेस पे बंद हो गया। और इसलिए मैंने एक बात और बोलता हूं कि जो बार बार चर्चा होती 2029 में क्या होगा, क्या मोदी जी वापस आएंगे? अरे मोदी जी बात छोड़ो, 14 में आए, 19 में आए, 24 में आए, लेकिन 2014 में लोकसभा में अपोजिशन लीडर कौन था? खड़गे थे। 19 का चुनाव हार गए। 2019 में अपोजिशन लीडर कौन बना? अधीर रंजन चौधरी बने, 24 में हार गए। अब राहुल गांधी बने। क्या 2029 में राहुल गांधी अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव जीतकर
वापस अपोजिशन लीडर बन सकते हैं, इस पर भी कभी चर्चा करो। बिल्कुल। क्योंकि पिछले 3 चुनाव में सरकार नहीं बदली है, हर समय अपोजिशन लीडर बदला है। तो जरा उस पर भी चर्चा करें, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, आप हो, हम लोग हो, उस पर भी चर्चा करें कि भाई 2029 में लोकसभा चुनाव के बाद अपोजिशन लीडर कौन होगा। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना समय निकाला है ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो नमस्कार। मच। नमस्कार। नमस्कार।